अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस मिनिस्ट्रियल इंग्लिश ऐसे के अंदर एक टॉपिक आया इंग्लिश ऐसे के हवाले से कि राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ। ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है और आज के इस लेक्चर में हम इसके ऊपर आउटलाइन बनाना सीखेंगे कि अगर इस किस्म का टॉपिक हो तो हम आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तमाम ऐसे की तरह आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो स्टार्ट होता है या उसकी जो आउटलाइन होती है वो भी इंट्रोडक्शन से ही होती है। इंट्रोडक्शन इसका लिखने से पहले या आपको उसके बारे में आगाही से पहले मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा, हालांकि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात मैं मल्टीपल टाइम्स रीइटरेट कर चुका हूँ कि आर्गुमेंटेटिव एसेस वो एसेस होते हैं जिनके अंदर आपको एक स्टांस पिक करना होता है, एक साइड चूज करनी होती है और फिर उसको सब्सटेंशिएट करना होता है और काउंटर आर्गुमेंट को हैंडल करना होता है। अब ये टॉपिक जो है द राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ऐसे है पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे आपको या तो ये बात बतानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर कर रहा है, या ये आपको स्टांस लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर पाकिस्तानी यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहा है। तो जो भी आप स्टांस लेंगे उसकी सपोर्ट के अंदर आप आर्गुमेंट्स देंगे और जो दूसरा स्टांस है जो काउंटर आर्गुमेंट है उसको हैंडल करेंगे, उसको इस तरह हैंडल करेंगे कि वो आप इतना स्ट्रांग नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका जो स्टांस है वो स्ट्रांग नजर आना चाहिए। हम इसकी आउटलाइन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इसकी पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रिक कैसे है तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो 50% पॉपुलेशन है वो अंडर 25 है। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ चीजें लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप इंट्रोडक्शन के नीचे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, जो आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन होती है, और यहाँ मैं लिख दूं कि ये हम इंट्रोडक्शन की आउटलाइन की बात कर रहे हैं। आउटलाइन, ये हमारा आउटलाइन है इस टॉपिक की, और आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग हमेशा इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप ऐसे में जाएंगे, जब ऐसे फुल लेंथ ऐसे लिख रहे होंगे तो आप इसमें जिक्र कर सकते हैं एक जनरल सी बात कि पाकिस्तान की 53% पॉपुलेशन जो है वो अंडर 25 है, और ये जो 20 अंडर 25 जो यूथ है ये compete कर रही है चंद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बोर्ड के एग्जाम्स के बाद एंटी टेस्ट बच्चे देते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं, एमडी कैट हो गया, ई कैट हो गया, उसके बाद सीएसएस पीएमएस और इस तरह के मल्टीपल पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम जो होते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे गुजरते हैं। और वो क्यों ये कंपेटिटिव एग्जाम में से गुजरे होते हैं? चंद जो गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होती हैं उनको हासिल करने के लिए। अब इंट्रोडक्शन के अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ जिसके अंदर मेरा स्टांस क्लियर नजर आएगा और मैं जो काउंटर आर्गुमेंट है उसको हैंडल करूंगा कि द एग्जामिनेशन कल्चर ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेसेस द यूथ बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग एंड हाई साइकोलॉजिकल प्रेशर। बच्चे जो हैं वो बहुत रटा लगाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो पीएमएस सीएसएस और इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो लोग पास होते हैं उसको बड़ा प्रेस्टिजियस समझा जाता है, और जो लोग फेल होते हैं उनको लोग समझते हैं कि ये लोग ये फेल है, ये कैपेबल नहीं है। तो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से जब बच्चे गुजरते हैं और इस रोट लर्निंग करते हैं जब बच्चे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो उनको स्ट्रेसफुल बनाता है। However, ताहम it can empower by rewarding merit and opening gateways to jobs if reforms are introduced in exam system। लेकिन मैंने साथ ही ये कहा है कि पाकिस्तान का जो competitive एग्जामिनेशन कल्चर है ये यूथ को एम्पावर भी कर सकता है। कैसे? मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हुए और मुख्तलिफ जो गेटवेज हैं उनको ओपन करते हुए। यानी कि अगर पाकिस्तानी जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर है वो इस तरीके से इसको इसके इसके अंदर इस तरह की रिफॉर्म्स लाई जाएं कि ये मल्टीपल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज को ओपन करे और मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करे, तो इससे ये यूथ को एम्पावर भी कर सकता है। हाउएवर, मैंने जो पहली बात की है वो मेरा स्टांस है कि एग्जामिनेशन कल्चर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहा है।
पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर की जो सिचुएशन है वो क्या है। थर्ड, ये सेकंड हमारी आउटलाइन के अंदर जो सेकंड हेडिंग होगी। अच्छा, सेकंड हेडिंग जो सिचुएशन ऑफ करंट एग्जाम कल्चर इन पाकिस्तान होगा। इसके नीचे भी जो आपने कुछ भी नहीं लिखना, मैंने जो कुछ लिखा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर इसके ऊपर एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन हॉल में एक पूरा ऐसे लिख रहे होंगे, तो दूसरी जो हेडिंग है आपके अंदर आउटलाइन की, उसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर क्या चीजें लिखेंगे। आप इसके अंदर जो सेकंड हेडिंग है सिचुएशन ऑफ करंट एग्जाम कल्चर इन पाकिस्तान, उसमें लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूथ बल्ज है, जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि 53% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अंडर 25 है एज के हिसाब से। तो ये जो यूथ बल्ज है, ये पैरेलल सिस्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन या एजुकेशन से गुजर रही है। जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं या पब्लिक इदारे होते हैं तालीम के, प्राइवेट इदारे भी हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं, इस तरह मदरसा कल्चर भी पाकिस्तान का है। तो ये तीन थ्रेड्स चल रहे हैं जिनमें से बच्चे निकल के एग्जामिनेशन हॉल की तरफ आ रहे होते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि CSS 2025 का जो रिजल्ट है उसमें 2.77% लोग टोटली पास हुए हैं। इसका मतलब बाकी लोग फेल हो गए हैं। जो लोग फेल होते हैं डेफिनेटली उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में से गुजरना पड़ता है। यूनिसेफ जो है वो अर्ज करता है कि हमें ये डायडेक्टिक और जो फैक्ट रिकॉलिंग एग्जाम्स होता है, यानी जो हम चीज़ों को सिर्फ रिकॉल करते हैं या मेमोराइज करते हैं या रोट लर्निंग करते हैं या क्रैमिंग करते हैं, उससे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ये जो एक टीचर आता है क्लास में और वो पढ़ाता है और बस हम वो पढ़ लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को रट लगा लेते हैं, उससे हमें शिफ्ट होना चाहिए किस तरफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की तरफ, ये यूनिसेफ के मुताबिक। एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंट्रोड्यूस करवाई जानी चाहिए स्कूल्स के अंदर यूनिसेफ के मुताबिक, कि ये रटे की रटा जो सिस्टम है, यानी कि जिसको हम रोड लर्निंग कहते हैं, जो क्रैमिंग कहते हैं, उसकी बजाय स्कूलों के अंदर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहे हों उनको उनकी काउंसलिंग भी हो सके। और साथ साथ स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को इस तरह का करिकुला मुतारिफ करवाना चाहिए कि उनकी कंपिटेंसीज जो है वो इम्प्रूव हों, रादर देन कि वो रोड लर्निंग को फरोग दे। इसके अलावा हम कहेंगे कि एग्जाम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं वो स्टूडेंट्स की सॉर्टिंग करते हैं, लेकिन वो डीप लर्निंग को रिफ्लेक्ट नहीं करते वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक। यानी कि ये मैं बताऊंगा ये तीन चार बातें करके कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्जामिनेशन का कल्चर है, जो पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जाम का जो कल्चर है, उससे क्या है, रोट लर्निंग प्रमोट हो रही है। डीप लर्निंग या जिसको हम स्किल्स बेस्ड या कैपेसिटी बिल्डिंग है वो प्रमोट नहीं हो रही। वर्ल्ड बैंक भी ये बात कह रहा है और यूनिसेफ भी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं, यानी जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसके अंदर रोट लर्निंग की बजाय और डायडेक्टिक जो तरीकाकार होता है, जो पेडागोजीज होती हैं, उनकी बजाय हमें ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जाना चाहिए जिससे हमें ऐसा पाकिस्तान के अंदर सिस्टम मुतारफ करवाना चाहिए जिससे कंपिटेंसीज को, कैपेसिटी बिल्डिंग को, स्किल्स बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर मेंटल हेल्थ की जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी मुतारफ किया जाना चाहिए, ताकि साइकोलॉजिकल जो है लोगों को जो इश्यूज हो, प्रेशर हो, जो स्ट्रेस हो, उसको कल्मिनेट किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। उसके बाद हम आएंगे। अच्छा, इसमें ये बात भी हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो करंट एग्जाम कल्चर है या जो करंट एग्जाम पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव कल्चर है, वो सिर्फ रोड लर्निंग को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा। तीसरा, अब मैं आऊंगा जो तीसरी मेरी हेडिंग होगी आउटलाइन के अंदर, वो होगी मेरा स्टांस बेसिकली, हाउ द एग्जाम्स कल्चर स्ट्रेसेस द यूथ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आगे, इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरा ऐसे जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक है, तो मेरी आउटलाइन के अंदर भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मेरी आउटलाइन है वो पाकिस्तान सेंट्रिक ही है। हाउ द एग्जाम कल्चर स्ट्रेसेस द यूथ इन पाकिस्तान, की पाकिस्तान के अंदर जो जो मेरा स्टांस है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहा है, उनको एनजाइटी, उनको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। उसमें पहला मेरा पॉइंट जो होगा वो डेफिनेटली, जो सब आउटलाइन होती है वो सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में बताता रहता हूँ बार बार। तो मेरा पहला पॉइंट है कि एक्सेसिव प्रेशर टू सक्सीज स्ट्रेसेस कैंडिडेट्स। जो एक्सेसिव प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर, कि हमें लाजमी इसमें क्वालिफाई करना है कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। इसके अंदर आप इसकी जो मैंने नीचे चीजें लिखी हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं। आपने आउटलाइन के अंदर सिर्फ यही एक सेंटेंस लिखना है, ये आपका पहला पॉइंट होगा, ये पहला आर्गुमेंट होगा। मैं इसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिन्हें कि जो CSS, PMS और PCS जो पहले होता था, या जो बाकी इवन के मेडिकल फील्ड के अंदर MD कैट और इंजीनियरिंग के अंदर E कैट, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उनको देखा जाता है कि ये प्रेस्टीज और पार देंगे बच्चे को।
कैंडिडेट को, और इससे बच्चे की जो सोशल स्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी और वो सक्सेसफुल कहलाएगा अपनी सोसाइटी में। ये लोग तस्वर करते हैं इससे। और पाइड जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये की एक रिपोर्ट है 2022 की, उसके मुताबिक 70% जो बच्चे जो प्रेशर फील करते हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, वो बेसिकली सोशल प्रेशर की वजह से होता है। उनके ऊपर एक सोसाइटल या फैमिलियल प्रेशर होता है कि आपने ये एग्जाम लाजमी पास करना है, डॉक्टर लाजमी बनना है, इंजीनियर लाजमी बनना है, पीएमएस लाजमी करके एसी बनना है, या सीएसएस करके जो डिफरेंट 12 जो ग्रुप्स है उसके अंदर लाजमी आपने जाना है, क्योंकि आपका कजन, आपका जो पड़ोसी, आपका जो ननिहाल में से, ददियाल में से, या आपके कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, फलां का बच्चा जो है ये एग्जाम कर गया तो आपने भी लाजमी करना है। तो आपने, हम लोग कंपेटिटिव एग्जामिनेशन एग्जाम्स को बेसिकली ग्लोरीफाई करते हैं अपनी सोसाइटी में। और ये जो सोसाइटल प्रेशर होता है ये बच्चे को मजीद स्ट्रेसफुल करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर होता है कि उसने लाजमी सक्सीड करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा होगा, जो मैं बेसिकली मेरा स्टांस है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर जो है वो पाकिस्तानी यूथ को स्ट्रेसफुल बना रहा है। इसमें मेरा सेकंड आर्गुमेंट देखिएगा कि हाई फेलियर रेट, यहाँ पे ये चूंकि सेंटेंस है तो मैं यहाँ पे एंड अनसर्टन आउटकम्स, हाई फेलियर रेट एंड अनसर्टन आउटकम्स काज फ्रस्ट्रेशन अमंग्स स्टूडेंट्स। आप कैंडिडेट्स भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा फेलियर रेट होता है, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े अनसर्टन होते हैं। सीएसएस में और पीएमएस में एक मरतबा जो बच्चा टॉप कर जाता है, वो अगली मरतबा जो है वो इंग्लिश ऐसे में या इंग्लिश प्रेस में फेल हो जाता है, या किसी और एग्जाम पेपर के अंदर। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है कि पता नहीं क्या होगा इस मरतबा रिजल्ट में, इससे भी बच्चे जो है वो स्ट्रेसफुल होते हैं। यानी कंपेटिटिव एग्जाम जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो इतने अनसर्टन है, और इतने आप कह सकते हो उनके अंदर फेलियर रेट इतना ज्यादा है, इससे भी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि सी से पास रेशो हार्डली 2 to 3% होती है। ये जो बात मैंने इस सब आउटलाइन के नीचे लिखी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। अदरवाइज ये बातें आपने इस सब आउटलाइन दूसरे पॉइंट के नीचे, दूसरे आर्गुमेंट के नीचे आपने नहीं लिखनी। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इसका ऊपर जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे इस आर्गुमेंट के ऊपर, तो आपने उसमें बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर सीएसएस का जो रेशियो है, पास रेशियो जो है रिटर्न एग्जाम्स की, वो 2 to 3% है। इवन के फाइनल जो एलोकेशन होती है वो भी इतनी ही होती है, 1.5% या 2% टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उसमें से। और पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर लोग रिपीटेडली फेल हो रहे होते हैं। लोग पीएमएस की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, जनरल की, सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, ये 6 अटेम्प्ट्स होती हैं, उसमें लोग मल्टीपल टाइम रिपीटेडली लोग फेल हो रहे होते हैं। इससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है, और लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। सीएसएस 2023 का रिजल्ट, इवन के 2025 का रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने जहाँ पे 2023 का रिजल्ट लिखा है, आप यहाँ पे 2025 का रिजल्ट भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी हार्डली जो है वो 3% कैंडिडेट जो है आप क्वालिफाई किए। आप एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। एफपीएससी के मुताबिक सीएसएस 2025 का जो रिजल्ट 2 4 दिन पहले आया है, इसमें भी हार्डली 2 to 3% लोग जो है वो क्वालिफाई किए। अब जो बाकी लोग, जितने लोग फेल हुए हैं, वो लोग, उन लोगों का क्या बनेगा? डेफिनेटली वो स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे कि हम लोग क्यों फेल हुए। हो सकता है इनमें से जो लोग अभी इस मतलब सीएसएस 2025 में लोग जो फेल हुए हैं, उनमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पास हो चुके हों लेकिन एलोकेट ना हो, और इस मतलब वो फेल हो चुके हों किसी पेपर की वजह से, किसी एक पेपर में। तो ये जो हाई फेलियर रेट है, जो अनसर्टेन रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इससे भी कैंडिडेट्स होते हैं वो स्ट्रेसफुल होते हैं। तीसरा मेरा स्टांस जो है, जो तीसरा मेरा पॉइंट है, वो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन ऑफ प्रिपरेशन एक्ट्स एज अ स्ट्रेस एज वेल। कि ये पीएमएस सीएसएस, पंजाब के अंदर अगर पीएमएस की बात करेंगे, केपीके के अंदर अपना एग्जाम होता है, सिंध के अंदर अपना एग्जाम होता है, बलूचिस्तान के अंदर अपना कंपेटिटिव एग्जाम होता है। ये तो प्रोविंशियल कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गए, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो बाकी सूबे के लोग भी अपने एग्जाम्स के जो हवाला दे सकते हैं। इसी तरह जो सीएसएस है वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेंट्रल एग्जाम्स है। तो इस एग्जाम्स के अंदर जो फेलियर ऑफ, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, खासतौर पे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर या वर्किंग क्लास के लोगों के ऊपर, ऐसे लोग जो कि गरीब फैमिली से होते हैं, उनके बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेफ्टी जो फी है वो देनी पड़ती है।
बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये भी उनके बच्चों के ऊपर, ये उन कैंडिडेट्स के ऊपर, कंसर्न जो कैंडिडेट्स होते हैं और उनकी फैमिली के ऊपर, उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ना सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन होता है, बल्कि उनके ऊपर एक स्ट्रेसर भी होता है कि इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, न जाने हमारे बेटे बेटी का, हमारे भाई बहन का क्या बनेगा। और रिजल्ट्स आपको पता है हमेशा की तरह अनसर्टेन होते हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया। तो इससे भी स्ट्रेसफुल कैंडिडेट्स के ऊपर एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माँ बाप का इतना पैसा जो है वो जाया हो जाएगा। तो इसके अंदर जब आप वजाहत कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो अकेडमीज होती हैं, जो इसकी प्रिपरेशन करवाती हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की, वो बहुत ज़्यादा फी चार्ज करती हैं, ह्यूज हैफ्टी फी चार्ज करती हैं। इससे भी एग्जाम जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोअर इनकम क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं और उनके ऊपर इतना जो बर्डन आता है उससे। और साथ साथ अनसर्टेनिटी भी होती है कि पता नहीं हम पास नहीं होंगे या नहीं होंगे, और एक फियर भी होता है फेलियर का, इससे भी उनको स्ट्रेस होती है। और चौथा जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन इन एग्जाम्स। कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक इतना कंपटीशन की फिजा होती है कि बच्चे जो हैं वो एक मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से या क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। एक अनसर्टेनिटी, दूसरा फियर ऑफ फेलियर, तीसरी बात यह है कि फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर होता है, चौथी बात यह है कि इसके अंदर जो रिजल्ट होता है उसके अंदर फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो इस सारी चीजें जो है, ये कंपाउंडिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके उनके ऊपर जो कैंडिडेट्स के ऊपर जो स्ट्रेस है वो बढ़ा रहे होते हैं। आप इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे उसके अंदर आप लिखेंगे कि लॉन्ग स्टडी आवर्स के थ्रू बच्चे जब गुजरते हैं, बार बार फेलियर्स में से जब बच्चे गुजरते हैं, और उनके ऊपर जो पीयर कंपैरिजन होता है कि मेरा कजन तो पास कर गया, मेरे मामू का बेटा तो पास कर गया, मेरा पड़ोसी तो पास कर गया, मेरा सीनियर जो तो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में था वो तो पास कर गया। तो वो जो हमने कंपैरिजन रखा होता है कि जी अगर फलां पास हुआ है तो हमने भी लाजमी पास करना है, ये जो हमारा कंपैरिजन होते हैं, पीयर कंपैरिजन होते हैं, इससे जो एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट की फीलिंग्स बच्चों में पैदा होती हैं कैंडिडेट्स के अंदर। और इससे आप कायद आजम यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्टडी भी आई है रिसेंटली, कि जो कंपेटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा लेवल पाया जाता है एनजाइटी का और डिप्रेशन का, एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो कि इन एग्जाम्स में से इन एग्जाम्स में से नहीं गुजर रहे होते। तो ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस में से भी जो बच्चे गुजरते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स कल्चर की वजह से, इससे भी उनका स्ट्रेस बढ़ता है। और मेरा पांचवा पॉइंट जो होगा वो ये है, जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो ये है कि जो डिलेड करियर करियर एंट्री होती है बच्चों की, कैंडिडेट्स की, डिलेड डिलेड करियर एंट्री स्ट्रेसेस द यूथ। आप कैंडिडेट्स होते हैं 20-21 साल की उम्र तक मास्टर कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद वो 3 से 5 साल लग जाते हैं पीएमएस, सीएसएस और इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी में। या अगर हम एफएससी के बाद देखें तो लोग एमडी कैट और ई कैट के लिए रिपीटेड एफर्ट्स कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं। तो उनकी जो करियर एंट्री है वो बहुत लेट हो जाती है। जिस एज में वो करियर में जा रहे होते हैं उस एज में लोग अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो जैसे ही वो लेट पहुंचते हैं तो उनको इदराक होता है कि अब तो हमने फैमिली, अब तो हमने शादियां भी करनी है। जब उनकी शादी ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है तो उससे जब शादी लेट होती है तो फिर उसके बाद उनकी फिक्र होती है कि ये हमने एग्जाम से क्वालिफाई कर लिया, कंपेटिटिव एग्जाम, अब हमारी जो शादी के बाद हमारे बच्चों का, फिर बच्चों की तालीम का, ये बहुत सारे जो सोसाइटल प्रेशर और फैमिलियल प्रेशर्स होते हैं जो उनको स्ट्रेसफुल करते हैं, क्योंकि वो जॉब में लेट आ रहे होते हैं। बेसिकली वो कंपेटिटिव एग्जाम में से बार बार उनमें गुजरते हुए, बार बार उनमें से जो फेल हो रहे होते हैं और बार बार वो अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं, तो इससे भी उनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता रहता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि 3 से 5 साल वो प्रिपरेशन गुजार देते हैं कैंडिडेट्स, और उनकी जो एंट्री होती है जॉब्स के अंदर वो लेट होती है। उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है कि पता नहीं हमें अब हम जॉब में तो हमें आ चुके हैं, लेकिन हमारी फैमिली कंप्लीट होती है कि नहीं, फैमिली होती है तो हमारे बच्चे होते हैं कि नहीं, बच्चे होते हैं तो उनकी तालीम जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एज इतनी ज्यादा होगी कि कैंडिडेट्स समझते हैं कि हम लेट जॉब में आए हैं, तो हम हमारी लेट शादियां हो रही हैं और हमारी लेट जो है वो बच्चे हो रहे हैं और लेट जो है उनकी तालीम हो रही है। तो क्या वो हमारे बच्चे हमारे होते हुए अपने जो फ्यूचर में कामयाब हो रहे होंगे, हम उनको कामयाब देखेंगे या नहीं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, डिलेड जो करियर एंट्रीज हैं, वो भी कैंडिडेट्स को, जो यूथ को स्ट्रेसफुल करती है। एक छठा पॉइंट इसमें आप कह सकते हैं कि ओवर एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग कहते हैं क्रैमिंग को।
हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कम्पेटिटिव एग्जाम कल्चर है, उसके अंदर रोड लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। जो कैंडिडेट्स रोड लर्निंग करते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। हमारा एग्जामिनेशन कल्चर ही इस किस्म का है। तो रोड हमारे एग्जामिनेशन जो होते हैं, वो उनका जो एम्फेसिस है बेसिकली, वो रोड लर्निंग के ऊपर है, क्रैमिंग के ऊपर है, इंस्टेड ऑफ स्किल्स। ये भी बेसिकली रियल कॉज है एग्जॉस्शन का, जिन्हें कैंडिडेट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि वो रोट लर्निंग एक ऐसी चीज है जो दिमाग फौरन इतनी एक्सेप्ट नहीं करता। दिमाग पर एक प्रेशर आता है। हालांकि अगर स्किल्स इंसान सीखे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इंसान स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करता रहता है और इंसान थकता नहीं है, बर्नआउट नहीं होता। लेकिन रोड लर्निंग क्रैमिंग का जो कल्चर है, कंपेटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, एस करने का, पास करने का, वो भी कैंडिडेट्स को क्या करता है, स्ट्रेसफुल करता है। इसके अंदर आप जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर है, वो मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करता है और क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर या कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल्स बेस्ड लर्निंग के ऊपर या डीप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करता। इसलिए जो कैंडिडेट्स, अच्छा इसकी सपोर्ट में आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की 2021 की रिपोर्ट, जो पॉलिसी ब्रीफ है, उसने क्रिटिसाइज किया सीएसएस के एग्जाम्स को, पाकिस्तान के जो ये सेंट्रल एग्जाम्स हैं, वो क्यों। और उन्होंने रीजन ये बताई पाइड 2021 पॉलिसी ब्रीफ के अंदर कि सीएसएस के एग्जाम्स जो होते हैं, ये सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं, और ये रियल वर्ल्ड स्किल्स जो होती हैं, ये लाइफ लर्निंग, जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स होती हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स जो होती हैं, जो रियल, जो डीप लर्निंग जो होती है, जो एक्चुअल लाइफ स्किल्स होती हैं जिससे इंसान कामयाब होता है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं लाइफ की, वो प्रमोट नहीं होती सीएस एग्जाम से। ये पाइड की 2021 की रिपोर्ट का हवाला भी दे सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि सीएसएस के एग्जाम या कंपेटिटिव एग्जाम्स किस तरह जो है वो रोड लर्निंग को प्रमोट करते हैं और रियल लाइफ स्किल्स को प्रमोट नहीं करते। पाइट ने भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। इसके बाद लास्ट मेरा आर्गुमेंट है कि सोशल कंपैरिजन, वैसे इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो एक हमारा वजाहत में बात थी, हमारा आर्गुमेंट वो नहीं था मेन। सोशल कंपैरिजन एंड स्टिग्मा ऑफ फेलियर मेक्स द यूथ स्ट्रेसफुल। कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कंपेटिटिव एग्जाम में से गुजरे होते हैं, वो अपना कंपैरिजन करते हैं उन कैंडिडेट्स के साथ जो लोग पहले ऑलरेडी पास हो चुके होते हैं। और जब वो फेल होते हैं तो उनके ऊपर एक लेबलिंग हो जाती है कि ये तो फेल हो चुके थे सीएसएस में, पीएमएस में, एमडी कैट में, ई कैट में। लिहाजा उनके ऊपर जो स्टिग्माटाइजेशन जो होती है, उनकी जो उनकी लेबलिंग होती है कि ये फेल्ड कैंडिडेट है। तो और जो जो कंपैरिजन जब वो करते हैं उन कैंडिडेट के साथ जो लोग पास हो चुके होते हैं, ये जो कंपैरिजन होता है, ये भी बेसिकली उनको यूथ को क्या करता है पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रेसफुल करता है। इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे, आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स को लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, और जो लोग फेल हो जाते हैं उनके ऊपर एक स्टिग्मा या लेबल लगा दिया जाता है, और फेलियर को ऐसे समझा जाता है कि ये पर्सनली ये बंदा फेल्ड है। हालांकि ये होना तो ये चाहिए कि हमारे एग्जाम कल्चर के अंदर भी बेसिकली फ्लॉज हैं, सिस्टेमिक फ्लॉज हैं। लेकिन लेकिन जो लोग फेल होते हैं कैंडिडेट, समझा जाता है कि ये पर्सनली तौर पे इतने इनकेपेबल है कि ये पास नहीं कर सके। इसी तरह आप इसमें एक केस इन पॉइंट दे सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो सीएसएस टॉपर्स को ग्लोरीफाई करता है, उनको नेशनल हीरोज की तौर पे पोर्ट्रे करता है, और उससे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिन लोगों ने ये एग्जाम्स देने होते हैं, वो मजीद कंपैरिजन में जाके और मजीद उन वो स्ट्रेसफुल होते जाते हैं। क्योंकि उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होता है कि सीएसएस पास करेंगे, पीएमएस पास करेंगे, एमडी कैट या ई कैट या इस तरह के एग्जाम्स पास करेंगे तो ही हम अपनी सोसाइटी में कामयाब लोग कहलाए जाएंगे, या अपने घर में या अपने मुल्क के अंदर, अदरवाइज हम फेल्ड कैंडिडेट होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर जो है, वो कैंडिडेट्स को, जो यूथ को मजीद पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्रेसफुल कर रहा है। ये मेरा स्टांस था और ये मेरे आर्गुमेंट्स थे। अब मैं आता हूं अपने काउंटर आर्गुमेंट की तरफ, और काउंटर आर्गुमेंट में मैं सिर्फ दो आर्गुमेंट दूंगा। काउंटर जो स्टांस है, जो काउंटर आर्गुमेंट है, वो ये है कि हाउ द एग्जाम कल्चर इंपावर्स द यूथ इन पाकिस्तान। ये मेरा काउंटर आर्गुमेंट है, हाउ द एग्जाम्स कल्चर, यहां पे मैं लिखूंगा कंपेटिटिव, हाउ द competitive एग्जाम्स कल्चर एम्पावर द यूथ इन पाकिस्तान। काउंटर आर्गुमेंट है ये। पाकिस्तान, इसमें जहां दा ना भी लगाए तो कोई बात नहीं। हाउ कंपेटिटिव एग्जाम्स कल्चर एम्पावर्स द यूथ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर यूथ को कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर एम्पावर कैसे करता है। ये बेसिकली एग्जाम हमारा ऐसे के टॉपिक के अंदर था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारा ऐसे का टॉपिक के अंदर था कि द राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ।
तो हम ये काउंटर आर्गुमेंट है। मैं आर्गुमेंट अब जो स्टांस ले चुका हूँ वो ये था कि हम कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर पाकिस्तान का जो है वो यूथ को स्ट्रेसफुल करता है, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट को भी हम हैंडल हमने करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हाउ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन एग्जाम्स कल्चर इंपावर द यूथ इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के अंदर जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर है वो यूथ को इंपावर कैसे करता है, एनेबल कैसे करता है, ये मेरा काउंटर आर्गुमेंट है। इसके अंदर मैं 2 पॉइंट दूंगा कि कंपैरेटिव एग्जाम्स प्रमोट मेरिटोक्रेसी, कि कंपेटिटिव एग्जाम से मेरिटोक्रेसी भी सामने आती है। मीन कि जो कैंडिडेट, जिसमें से पाकिस्तान के अंदर सपोज सीएसएस की मिसाल लें, तो जो 2 से 3% लोग पास होते हैं वो मेरिट पे आते हैं। बेसिकली वो सिलेक्टेड जो लोग होते हैं, जो जो रियल क्रीम होती है, वो लोग जब सिविल सर्विस में आते हैं तो वो मेरिटोक्रेसी बेस्ड होते हैं, मेरिट बेस्ड होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक मेरिट को प्रमोट करने का भी एक तरीका है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर। सिर्फ जरूरी नहीं है कि जिससे स्ट्रेसफुल ही करे कैंडिडेट्स को। तो इसके लिए जब इसके ऊपर जब मैं पैराग्राफ लिखूंगा इस आर्गुमेंट के ऊपर, इसके नीचे वैसे इस सब आउटलाइन के नीचे जो मैंने चीजें लिखी है ये आपने एग्जाम आउटलाइन के नीचे नहीं लिखनी। ये सिर्फ आपके पैराग्राफ के जब ऐसे के अंदर पैराग्राफ लिख रहे होंगे इसके ऊपर, उसके लिए फूड फॉर थॉट मैंने नीचे लिखे कि सेंट्रलाइज जो टेस्टिंग ये करती है बेसिकली, हम सिविल सर्विस के अंदर एंटर होने के लिए एक रूट प्रोवाइड करती है। जिनके सिविल सर्विस में अगर कोई बंदे आना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज टेस्टिंग जो है, जैसे सीएसएस एग्जाम्स हैं, वो आपको एक रास्ता देती है कि आप सिविल सर्विस में शामिल हो जाएं। सिर्फ चंद एक जो लोग होते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेयरली सपोज, जहां पे मैं कहता हूँ 2 to 3%, जो सिर्फ 2 से 3% लोग जो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स लाइक सीएसएस, या यहाँ पे हम पीएमएस भी कह सकते हैं, वो ये इशारा करता है कि ये एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डाइज्ड लॉट होती है बेसिकली। और इससे मजीद जो एफर्ट्स लोग होते हैं, जो लोग ये इन लोगों को देखते हैं कि ये लोग 2-3% लोग पास हुए, बाकी लोग मोटिवेट होते हैं और वो भी फिर इस मेरिट को फॉलो करते हैं, इस थ्रेश होल्ड को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, मोटिवेट होते हैं। दूसरा मेरा स्टांस ये है, यानी कि मेरा पहला आर्गुमेंट यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट में ये आएगा कि कंपेटिटिव एग्जाम वाकई मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि कंपेटिटिव जो है एग्जाम्स जो है, कंपटीशन जो है, वो फैसिलिटेट करता है स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस डाइवर्स स्कूलिंग सिस्टम। हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मदरसा कल्चर, पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल, ये 3 एजुकेशनल स्ट्रीम्स हैं। इसके अंदर जो सिलेबस है वो डिफरेंट पढ़ाया जा रहा होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। जब कंपेटिटिव एग्जाम एक होगा, कॉमन एक एग्जाम होगा, यूनिवर्सल एक एग्जाम होगा लाइक सीएसएस, तो फिर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, तमाम जो स्कूल्स हैं, तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो पब्लिक हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो मदारस हैं, वो फिर जब देखेंगे कि कैंडिडेट्स को जब सीएसएस पीएमएस में इस किस्म की कंपिटेंसी रिक्वायर्ड होती है, तो फिर वो अपने तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपने करिकुला को बेसिकली इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। यानी कि वो अपने करिकुला को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, फिर वो एक स्टैंडर्ड करिकुलर सामने आता है। यानी कि कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है वो तमाम तालीमी इदारों को मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो अपने करिकुला को इस तरह, आप कह सकते हैं कि टेलर करें, इस तरह के वो मॉडिफाई करें कि वो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स को तैयार कर सकें। ये तो हो गया हमारा काउंटर आर्गुमेंट में सिर्फ 2 पॉइंट। स्टांस मेरा वही है जो कि पहले था कि कंपेटिटिव एग्जाम पाकिस्तान के अंदर यूथ को स्ट्रेसफुल करते हैं। उसके मैंने 6-7 जो है 6 पॉइंट आर्गुमेंट्स दे दिए। अब साफ से पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है, अगर मैं ये कह चुका हूं कि वो स्ट्रेसफुल करता है कैंडिडेट्स को, तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, इसका कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके लिए कोई लाया अमल होना चाहिए। इसके लिए मैं जो वे फॉरवर्ड है उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी हेडिंग बनेगी रिफॉर्म्स एंड रेमिडियल मेजर्स टू, सिंपली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म या रेमेडियल मेजर्स कौन से लेके आने चाहिए अब वे फॉरवर्ड, कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि कंपैरेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो कैंडिडेट्स को स्ट्रेसफुल ना करें, बल्कि उनके अंदर मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करें, और पाकिस्तान के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करें। और कम पाकिस्तान के अंदर हमें कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर को ऐसे, उसके अंदर ऐसी क्या तब्दीलियां लेके आनी चाहिए कि इससे कैंडिडेट स्ट्रेसफुल ना हो बल्कि ज्यादा इंपावर्ड फील करे। तो हमें, मैं यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि रिफॉर्मिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर विल मेक देम लेस स्ट्रेसफुल। अब ये हमारी सब आउटलाइन है, ये सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। बेसिकली ये आर्गुमेंट्स हैं, ये वे फॉरवर्ड के आर्गुमेंट्स हैं कि हमें एग्जामिनेशन कल्चर को रिफॉर्म करना चाहिए। इस तरह करना चाहिए कि वो एनालिटिकल स्किल्स को, एनालिटिकल एबिलिटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और क्रिएटिविटी को प्रमोट करे कंपेटिटिव एग्जाम्स, रादर देन कि वो रोड लर्निंग या रोड मेमोराइजेशन, या आप कह सकते हैं कि क्रैमिंग को प्रमोट करे।
जैसे पाकिस्तान, इंडिया की हम मिसाल दे सकते हैं। इंडिया के अंदर यूपीएससी जो है उनका एक सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम है। उस 2011 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सीएसएटी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे क्या है, जो रिलायंस या फोकस ऑन रीजनिंग जो है, ऑन जो स्किल जो है वो प्रमोट हो रहा है रादर देन रूट लर्निंग। यानी कि सीएस जो इंडिया ने 2011 में उनका जो यूपीएससी सिस्टम है, जो जैसे हमारे यहाँ सीएसएस है, उनके अंदर यूपीएससी सिस्टम है, उसने 2011 में एक सीएसएटी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मुतारिफ करवाया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एमपीटी टेस्ट जो है वो सीएसएस से पहले मुतारिफ हो चुके हैं। तो वो कैंडिडेट्स के अंदर बेसिकली रीजनिंग को, एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे मेरा पहला आर्गुमेंट ये था कि हमें अपने एग्जामिनेशन कल्चर को रिफॉर्म करना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट मेरा ये है कि हमें करियर काउंसलिंग, इंट्रोड्यूसिंग करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल्स, इंट्रोड्यूसिंग करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल्स कैन ईज द स्ट्रेस ऑफ कैंडिडेट्स। हमें, हमारे कैंडिडेट जो होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, चाहे वो एफएससी की बात जा रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात जा रहे हो। एफएससी की बात आपको पता है कि लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद लोग जो है वो सीएसएस पीएमएस की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो ब्लाइंडली जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने आप को झोंक देते हैं। उनकी कोई काउंसलिंग नहीं होती, उनकी कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट है उसको चाहिए, और यूनिवर्सिटीज को जो चाहिए, जो कॉलेजेस को और स्कूल्स को चाहिए, कि वो अपने अंदर ऐसे अपने जो उनकी जो क्लाइमेट है, उनकी जो एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन जो लैंडस्केप है, उसके अंदर, अपने इदारों के अंदर, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने पब्लिक सेक्टर इदारों के अंदर ऐसा कोई फिजा कायम करे कि वो काउंसलिंग और गाइडेंस सेल्स मुतारिफ करवाए। एस्पायरेंट जो है वो ब्लाइंडली, मैंने जैसे कहा कि प्रॉपर डायरेक्शन के बगैर, डायरेक्शन लेस होते हैं वो, और वो उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो एग्जामिनेशन कल्चर में अपने आप को एंटर कर देते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज जो है और एफपीएससी को है, उसको करियर काउंसलिंग के सेंटर्स मुतारिफ करवाए जाने चाहिए। जैसे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है, उसने काउंसलिंग के डेस्क मुतारिफ करवाए हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसको प्रमोट किया जाना चाहिए पूरे पूरे मुल्क के अंदर। तो करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल्स जो मुतारिफ करवाए जाने चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर। एफपीएससी और पीपीएससी को भी मुतारिफ करवाने चाहिए, कि वो कैंडिडेट्स को प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें कि आप क्या, ऑलरेडी आपकी तालीम है, आप किन किन चीजों, किन किन एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स आपके लिए सुटेबल हैं, और आपको किन किन प्लेटफॉर्म से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है रिफॉर्म, रिफॉर्म या जो वे फॉरवर्ड है, वो ये है कि स्टेट, जैसे पाकिस्तान की जो स्टेट है, शुड इंट्रोड्यूस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल प्रिपरेशन रिसोर्सेज। अब हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है, बहुत सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो स्टेट को चाहिए कि वो ऐसा आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज मुतारिफ करवाए जो एक्सेसिबल हूँ और अफोर्डेबल हूँ, वर्किंग क्लास के लिए भी, और पुअर क्लास, यानी कि मिडिल क्लास के लिए भी। हमें ऑलरेडी जो सफरिंग लॉट है हमारी, जो ऑलरेडी वर्किंग क्लास हमारी, जो जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनको फ्री या लो कॉस्ट ऑनलाइन प्रिपरेटरी कोर्सेज या डिजिटल लाइब्रेरीज, या उनको गवर्नमेंट बैक कोचिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, या फ्री रिसोर्सेज या सब्सिडाइज रिसोर्सेज प्रोवाइड प्रोवाइड करने चाहिए। कि एक एक गरीब बच्चा जो है वो हेफ्टी फी, जो इतनी जो एकेडमीज की फी होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इस तरह जो बाकी जो पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, उनके जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने ऐसे डिजिटल रिसोर्सेज डेवलप करें, कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनके जो बच्चे बच्ची हैं, वो उन रिसोर्सेज को ऑनलाइन कंसल्ट करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमडी कैट है, चाहे ई कैट है, चाहे सीएसएस है, पीएमएस है, ये जो बाकी प्रोविंसेस के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है। इसी तरह जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की आप मिसाल दे सकते हैं, कि उसने वो फ्री ऑनलाइन लेक्चर उसके अवेलेबल हैं। कोई भी आप ग्रेजुएशन का या मास्टर का प्रोग्राम उठा के देखिए, इवन कैमफिल तक भी, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए, कि वो भी फ्री रिसोर्सेज मुतारफ करवाएं, जिनको देख के कैंडिडेट जो है वो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सके, रादर देन कि उनको फाइनेंशियल बर्डन हो और वो अकेडमीज की तरफ जाएं, प्राइवेट अकेडमीज की तरफ। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है वो जो वे फॉरवर्ड है, वो ये है कि डाइवर्सिफाइंग करियर अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड सीएसएस पीएमएस विल हेल्प आउट। कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए करियर पास को, सिर्फ सीएसएस और पीएमएस, ये जो पंजाब के, जो पाकिस्तान के जो बाकी प्रोविंसेस हैं, उनके जो कंपेटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, सिर्फ वही हमें इंसान को कामयाब नहीं बनाते, बल्कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अल्टरनेट करियर पाथ मुतारिफ करवाए। स्ट्रेस क्यों होता है कैंडिडेट्स को? स्ट्रेस इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स हमें मिलेंगी तो हम सक्सेसफुल होंगे। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर को, फ्रीलांसिंग को और स्किल बेस्ड करियर को मुतारिफ करवाए, पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्स के अलावा।
इन पाथ को, जैसे आजकल अमेजोन में, शॉपिफाई में, और जो ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है, अपवर्क, फाइवर, इसके ऊपर लोग जो है वो लाखों कमा रहे होते हैं कैंडिडेट, और वो जिंदगी में बड़े कामयाब होते हैं। क्योंकि आजकल जिंदगी में कामयाब वही होता है जो कि फाइनेंशियली कामयाब होता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लिहाजा हमें पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। सिर्फ ये कंपेटिटिव एग्जाम्स को ही मुतारिफ करवाया के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब मैं अपनी आउटलाइन के अंदर, अच्छा, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं वे फॉरवर्ड के, ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे, ये बेसिकली 4 आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन इनके नीचे जो चीजें मैंने लिखी है, ये फूड फॉर थॉट है। जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों ने जब वे फॉरवर्ड की हेडिंग देनी होती, पांचवी जो है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था रिफॉर्म्स एंड रेमीडियल मेजर्स, और आगे मैंने लिखा वे फॉरवर्ड, इसके नीचे जो पॉइंट्स हैं वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे, उनके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। ये आपके वे फॉरवर्ड या आप रेमेडियल मेजर्स हैं, या रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद आप छठा जो पॉइंट होगा आपकी आउटलाइन में, वो होगा रीइटरेटिंग द स्टांस। वो जो आपका स्टांस होगा, जैसे इस आउटलाइन में मेरा स्टांस क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है वो बेसिकली कैंडिडेट्स को, यानी कि यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहा है। और यहाँ पे आप हैंडलिंग करेंगे, एंड हैंडलिंग काउंटर आर्गुमेंट। यहाँ पे आप जो काउंटर आर्गुमेंट है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स यूथ को एम्पावर भी करते हैं, उसको आपने हैंडल करना है, क्योंकि वो आपका स्टांस नहीं है। और आपका जो स्टांस है, जैसे मैंने इस आउटलाइन में लिखा कि कंपेटिटिव एग्जाम्स जो है कल्चर जो है पाकिस्तान के अंदर यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहे हैं, उसको आप उसका यहाँ इयादा करेंगे, उसको मजीद दोबारा यहाँ आप बयान करेंगे, क्योंकि आप वे फॉरवर्ड के बाद आप ऐसे को फौरन कंक्लूड नहीं कर सकते। कंक्लूजन से पहले आपने अपने स्टांस को रीट्रेट करना है, दोबारा उसका इयादा करना है, और साथ आपने काउंटर आर्गुमेंट को एक मत में हैंडल करना है। यानी काउंटर आर्गुमेंट को आप ऐसे पेश करेंगे कि वो कम नजर आए, कम, ये कि लेस स्ट्रॉन्ग नजर आए, और आपका जो आर्गुमेंट है वो आपने ऐसा स्टांस रीइटरेट करना है कि वो मजीद बढ़ के अब मजीद मौसर नजर आए, मजीद पावरफुल नजर आए, मजीद इम्पैक्टफुल नजर आए, या मजीद कन्विंसिंग या परसुएसिव नजर आए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि क्रिटिक्स, काउंटर आर्गुमेंट को आप बात करेंगे कि क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है वो प्रमोट करता है मेरिटोक्रेसी को, स्टैंडर्डाइजेशन को। हाउएवर रियलिटी स्पीक्स अदरवाइज, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और बताती है। दे स्ट्रेस, दे से मुराद है कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है, द यूथ थ्रू, अब यहाँ पे लिख सकते हैं दे की बजाय, क्योंकि दे से नहीं पता चला कि क्या बात है। आप लिख सकते हैं कि कंपेटिटिव एग्जाम्स इन पाकिस्तान स्ट्रेस the youth through promoting memorization, mental health issues, financial burden, uncertainty and fear, uncertainty, यहां पे लिखता हूं फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर एंड इग्नोरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द यूथ। सिंपली यहाँ पे काफी है इतना कि हमने कहा कि क्रिटिक्स जो क्लेम करते हैं कि कंपेटिटिव एग्जाम जो है पाकिस्तान के अंदर मेरिटोक्रेसी को और स्टैंडर्डाइजेशन जो करिकुला की होती है उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बताती है। हाउएवर द रियलिटी स्पीक्स अदरवाइज। अब यहाँ पे आपका स्टांस आएगा कि कंपेटिटिव एग्जाम, और उसको आप रीट्रेट करेंगे क्योंकि आप पहले बयान कर चुके हैं, थर्ड जो मेन आउटलाइन थी आपकी, कि कंपेटिटिव एग्जाम्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूथ को स्ट्रेसफुल करते हैं, कैसे? थ्रू प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, यानी कि रोड लर्निंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल बर्डन, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर एंड इग्नोरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। इन तरीकों से गवर्नमेंट जो कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर है पाकिस्तान का, वो यूथ को स्ट्रेसफुल करता है। यहाँ पे आपका स्टांस रीइटरेट हो गया और आपने काउंटर आर्गुमेंट को हैंडल कर लिया। और आपकी कंक्लूजन आप कैसे स्टार्ट होगा, कंक्लूजन की जो हेडिंग होगी, लास्ट हेडिंग, ये हमारी 7th हेडिंग होगी, ये होगा, इसके अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट को रीइटरेट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे रीइटरेट, मैं लिख रहा हूँ रीइटरेट थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा दोबारा यहाँ लिखें, एज इट इज लिख सकते हैं, थोड़ा सा अल्फाज चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि द एग्जामिनेशन कल्चर ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेसेस द यूथ बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग एंड हाई साइकोलॉजिकल प्रेशर, हाउएवर इट कैन empower, however it can empower the youth by rewarding merit and opening gateways to jobs if reforms are introduced in exam system। यहाँ आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को लिखने के बाद कंक्लूड करेंगे ऐसे को, और ऐसे की जो कंक्लूजन होगी उसके अंदर आप दोबारा बताएंगे कि पाकिस्तान का एग्जाम कल्चर जो है वो यूथ को एम्पावर कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम, पाकिस्तान का जो एग्जाम कल्चर है, वो पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन इनइक्विटेबल एजुकेशनल सिस्टम। जो पाकिस्तान का एक कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर है, वो उसकी जो बुनियाद है वो इनइक्विटेबल
एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें मदरसा कहीं पे है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स कहीं पे हैं, प्राइवेट स्कूल्स कहीं पे हैं, तो उनको ऑलरेडी कैंडिडेट्स के पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो इक्विटेबल नहीं है, इनइक्विटेबल है। तो जो बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से आते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और होती है, उनकी स्किल्स और होती हैं, उनकी आप टैलेंट पोटेंशियल जो स्किल्स और होती हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी और होती है। जब वो डिफरेंट कैटेगरीज के कैंडिडेट्स होते हैं, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनकी फिर उनका कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। रिजल्टेंटली मैं कहूंगा कि इट डिस्प्रपोर्शनेटली स्ट्रेसेस यूथ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग टैलेंट। तो जो हमारा कंपेटिटिव एग्जाम कल्चर जो है वो कैंडिडेट्स को डिस्प्रपोर्शनेटली क्या करता है, स्ट्रेसफुल करता है, ना कि उनके अंदर टैलेंट डेवलप करता है। द वे फॉरवर्ड लाइज इन, वे फॉरवर्ड मैं क्या कहूंगा वो जो मैं पहले बता चुका हूँ। द वे फॉरवर्ड लाइज इन रिफॉर्मिंग एग्जाम, इंट्रोड्यूसिंग करियर काउंसलिंग, जहां पे लिखूंगा अल्टरनेटिव, अल्टरनेट करियर काउंसलिंग एंड इंट्रोड्यूस, सॉरी, द वे फॉरवर्ड इस चीज में है कि एग्जाम्स को रिफॉर्म करें, हम करियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करवाएं और अल्टरनेटिव करियर पास को इंट्रोड्यूस करवाएं थ्रू स्किल्स बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी, जहां पे आप अपना ऐसे जो है कल्मिनेट करेंगे। एंड के ऊपर आप एक सेंटेंस आप ऐसा लिख सकते हैं जिसको मैं यहां पे लिखूंगा ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड मैं लिख रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको ये जेहन में रहे ये बात कि आपका जो ऐसे है उसकी एंडिंग जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। आप आखिर में कोई एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे कि अगर इफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज रिफॉर्म्ड, कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे इट कैन empower द कैंडिडेट्स रादर देन स्ट्रेसिंग देम। कि अगर हम पाकिस्तान के एग्जाम जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का कल्चर है उसको रिफॉर्म करें तो क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ एग्जामिनेशन, इस किस्म का सेंटेंस लिख सकते हैं कि इफ एग्जामिनेशन या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज रिफॉर्म, इट कैन वर्क एज, या इट कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर empowering द कैंडिडेट्स रादर देन स्ट्रेसिंग देम। यानी कि आखिर पे आप एक पॉजिटिव नोट के ऊपर एक ऐसी बात करेंगे कि अगर कुछ रिफॉर्म मुतारिफ करवाई जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर है ये यूथ को एम्पावर कर सकता है रादर देन स्ट्रेसिंग देम। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये जो आउटलाइन है ये हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होगी, और आपके लिए अगर इस किस्म का कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है तो आपके लिए एक फूड फॉर थॉट भी होगी ये मेरी जो आउटलाइन जो मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में जब ये वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपको क्वेश्चन क्यूरी जब कोई भी आपका कोई फीडबैक हो आप लिख के मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।